वेलकम टू द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जूलॉजी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं बीएससी लाइफ साइंस सेमेस्टर थर्ड बायोकेमिस्ट्री दिसंबर 2023 का पेपर। तो आज ये है आपका पार्ट 3, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, जो कि बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, वो हम इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन एंड द बेसिक्स ऑफ केमियोस्मोटिक थ्योरी फॉर एटीपी सिंथेसिस, जो कि आपका 10 नंबर का था। सेकेंड पार्ट इसमें एसोसिएटेड था, डिस्कस ब्रीफली द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल लिपिड, जो कि आपका 5 नंबर का होगा। 10 और 5 15 नंबर का टोटल। इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर्स। अब देखो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बेसिकली हमें इसमें डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4, चारों कॉम्प्लेक्स में कैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, वी हैव टू एक्सप्लेन। एंड फाइनली वी हैव टू एक्सप्लेन कॉम्प्लेक्स 5, दैट इज एटीपी सिंथेज, FOF1 पार्टिकल का अरेंजमेंट, वहां से प्रोटॉन का मूवमेंट, ये इसके अंदर हमें डिस्कस करना है। तो स्टार्टिंग, इलेक्ट्रॉन पास थ्रू सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड कैरियर्स, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम आपका NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज, या तो आप ये लिख सकते हो या फिर NADH डिहाइड्रोजिनेज। इसमें क्या होता है, NADH से इलेक्ट्रॉन आएंगे और ये यूबिक्विनोन को जाएंगे, जो कि मोबाइल कैरियर एलिमेंट है। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मेम्ब्रेन है, वहां पे ये मोबाइल एलिमेंट है यूबिक्विनोन। एक आपका साइटोक्रोम C होता है। तो ये जो आपका कॉम्प्लेक्स 1 है, 42 पॉलीपेप्टाइड चेन्स इसके अंदर हैं, FMN कंटेनिंग फ्लेवोप्रोटीन्स एंड एटलीस्ट 6 आयरन सल्फर सेंटर, FES जो होता है, ये इसका है ऑर्गेनाइजेशन। अब हम इसको समझते हैं। देखो, जो आपका क्रैब साइकिल है और जो आपका ग्लाइकोलिसिस है, वहां पे NADH जनरेट होता है। NADH के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब ये NADH का मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स 1 के पास आएगा, इट कम्स नियर द कॉम्प्लेक्स 1, इट विल डोनेट 2 इलेक्ट्रॉन्स टू द FMN। FMN प्रोटीन के पास ये डोनेट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहां से आयरन सल्फर प्रोटीन के क्लस्टर होते हैं, सीरीज ऑफ आयरन सल्फर सेंटर्स, इसके थ्रू इलेक्ट्रॉन पास होंगे। और यहाँ पे एक N2 प्रोटीन है। अब देखो, मल्टीपल बुक्स हैं, बहुत सारे इंटरनेट के सोर्सेस हैं, कहीं पे आपको N2 मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। तो ये आपकी चॉइस है, बट लेनिंजर में दिया हुआ है, इसलिए हम इसको काउंट करेंगे। अब N2 प्रोटीन के बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास क्विनॉन के पास, ये एक्सेप्ट कर लेगा और ये रिड्यूस हो जाएगा QH2 के अंदर। फिर यहां से 4 प्रोटॉन आपके पास होते हैं कॉम्प्लेक्स 1 के थ्रू। देर इज पैसेज ऑफ 4 प्रोटॉन्स इनटू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, और ये प्रोटॉन्स एक्यूमुलेट होकर क्या क्रिएट करते हैं, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू फिर आपका एटीपी सिंथेस से वो वापस आएंगे, तो वहां पे एटीपी आपकी बनेगी। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स 1 का ऑर्गेनाइजेशन एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉम्प्लेक्स 1 इज क्लियर। कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है भाई सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो आप क्रैब साइकिल में भी देखते हो, ये एंजाइम इन्वॉल्व होता है। इट इज बेसिकली कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स 2 सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन। जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो NADH से यूबिक्विनोन को देता है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 है इट इज ट्रांसफरिंग सक्सिनेट टू यूबिक्विनोन। और इसके अंदर जो FADH2 का मॉलिक्यूल है, कॉम्प्लेक्स 2 के पास FADH2 का मॉलिक्यूल आता है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसके अंदर है। अब हम समझते हैं, ये तो आपका ऑर्गेनाइजेशन हो गया कॉम्प्लेक्स 2। अब यहाँ पे क्रैब साइकिल में आपने एक स्टेप देखी थी, सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमेरिक एसिड, मतलब सक्सिनेट टू फ्यूमेरेट, वहां से FADH2 आपका रिलीज होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है फाइनली FAD पे जाएंगे, जो FADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो आयरन सल्फर प्रोटीन क्लस्टर के पास जाएगा, और फाइनली क्विनॉन के पास आपका इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा। देर इज वन पाथवे इज दिस, एक तो ये हो गया, आप एक भी ड्रॉ कर सकते हो। और अनदर मैकेनिज्म फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू क्विनॉन बाया कॉम्प्लेक्स 2, जो फैटी एसाइल कोए, आपने बीटा ऑक्सीडेशन देखा होगा। फैटी एसाइल कोए
इसका जब ऑक्सीडेशन होता है तो ये इनॉइल को ए में जो पहला स्टेप होता है बीटा ऑक्सीडेशन के अंदर, इनॉइल को ए में कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट होने के बाद एफएडी के पास इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। आपने देखा होगा FADH2 जनरेट होता है ना फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन में, तो FADH2 जनरेट होता है, वहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा आपका FAD, ये ETF इलेक्ट्रॉन ट्रांसफरिंग फ्लेवोप्रोटीन ETF बेसिकली, फिर यहाँ से आयरन सल्फर FAD और इसके बाद ये चला जाएगा क्विनोन के पास। तो दो मैकेनिज्म तो कॉम्प्लेक्स टू के आसपास आपके इनर मतलब मैट्रिक्स के साइड में है, एक आपका बाहर की तरफ है जो ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट है, वो उसके थ्रू भी यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एक ये भी मैकेनिज्म है। तो एक भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो ये कॉम्प्लेक्स 2 का मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉन कैसे इसके अंदर फ्लो हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स 3 जो है इसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स क्यों है, इसका रीजन है। अब यहाँ पे आपने देख लिया क्विनोन के पास इलेक्ट्रॉन आ गए कॉम्प्लेक्स 2 के बाद, यहाँ भी क्विनोन के पास आ गए, तो जो NADH का मॉलिक्यूल आएगा वो कॉम्प्लेक्स 1 को देगा, उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे उसकी सीरीज चलेगी। कॉम्प्लेक्स 2 के पास जो आएगा 2 थर्ड एंड फोर्थ, तो जो 1 के पास आएगा 2 को स्किप करेगा, ये ध्यान रखना। तो अब थर्ड के पास मान लो एक क्विनोन का मॉलिक्यूल था, इसके पास जो मोबाइल कैरियर एलिमेंट है इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसका नाम है कॉम्प्लेक्स थर्ड का साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स, एक तो ये बोल सकते हो, साइटोक्रोम C रिडक्टेज बोल सकते हो क्योंकि ये साइटोक्रोम C को रिड्यूस करेगा, नेक्स्ट वाला फोर्थ वाला ऑक्सीडाइज करेगा, तो साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज वो हो जाएगा। अब इसके अंदर क्विनोन टू साइटोक्रोम C को पास होता है। अब कॉम्प्लेक्स थर्ड में एक चीज समझने वाली है, यहां पे होती है भाई क्यू साइकिल बोलते हैं, क्यूनॉन साइकिल। अब वो क्यों होती है उसका रीजन देखो, ये जो क्यूनॉन है इट बेसिकली कैरीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, लेकिन ये जो साइटोक्रोम C है दैट इज अनदर मोबाइल कैरियर एलिमेंट, इसकी कैपेसिटी सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की होती है, इट कैन ट्रांसफर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो मान लो क्विनॉन का मॉलिक्यूल आया है विद इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहां दे देगा ये, बट आयरन सल्फर और साइटोक्रोम C1 के थ्रू 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहां पास होगा टू द साइटोक्रोम C, और ये फाइनली आपका पहुंच जाएगा कॉम्प्लेक्स 4 के पास। लेकिन जो आपका 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा नहीं सकते एक साथ, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काटेगा, सर्कुलर चक्कर, इसको बोलते हैं क्यू साइकिल। तो यहाँ पे साइटोक्रोम Bl और साइटोक्रोम BH सब यूनिट है, यहाँ पे ये सर्कुलेट होगा, और उसके बाद इसके अंदर क्या है बेसिकली आपका एक क्विनॉन का मॉलिक्यूल आएगा, फिर दूसरा आएगा, 2 मॉलिक्यूल आएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उस 2 इलेक्ट्रॉन से एक अनदर क्विनॉन का मॉलिक्यूल जनरेट हो जाएगा विद 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे क्यू साइकिल चलती है, 2 क्विनॉन के मॉलिक्यूल लगते हैं और एक रीजनरेट होता है। तो आप इस तरीके से ड्रॉ करा सकते हो कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, और कॉम्प्लेक्स थर्ड के थ्रू थोड़ा समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 ट्रांसफर होता है, इसलिए ये क्यू साइकिल की रिक्वायरमेंट है। तो आप सिंपली इस तरीके से ड्रॉ कर दोगे, ये सिंपलेस्ट है। और जो लेहनिंजर के अंदर 2 डायग्राम दिए हुए हैं उन्होंने, एक में दिखा रखा है क्यू साइकिल का रीजनरेशन और दूसरे में कैसे उसका ट्रांसफर हो रहा है, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो ये सिंपल वे में यू कैन ड्रॉ दिस। अब देखो 4 प्रोटॉन्स को ये पंप करता है, लेहनिंजर के अंदर 2 यहाँ से दिखा रखे हैं और 2 यहाँ से दिखा रखे हैं, तो आप किसी भी तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, दोनों वे में आपका आप ऑनलाइन सर्च करोगे मल्टीपल सोर्सेज से बहुत सारे डायग्राम मिल जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कुछ बैक्टीरिया के दिए हुए हैं, जो गूगल पे आप सर्च करोगे वहाँ पे कुछ बैक्टीरिया के हैं, कुछ ईस्ट के हैं, कुछ प्लांट के हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, ऑल आर करेक्ट। तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज लेहनिंजर के अंदर जो डायग्राम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है क्यू साइकिल वाला, यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो। कॉम्प्लेक्स 4 साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज carries electron from cytochrome C to molecular oxygen reducing it to water molecule। साइटोक्रोम C
इलेक्ट्रॉन लेके आए हैं, कॉपर सेंटर ए के पास जाएगा, कॉपर कैपिटल ए, उसके बाद साइटोक्रोम ए कॉपर के पास गया, साइटोक्रोम ए के पास गया, साइटोक्रोम A3 और कॉपर, इसका जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा, और फाइनली आपका ऑक्सीजन का एटम बेसिकली कह लो या हाफ मॉलिक्यूल कह लो, वो इसको इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और H2O में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 4 है, ये आपका नेट जो प्रोटॉन पास करता है दैट इज ओनली 2 प्रोटॉन्स। यही रीजन है कि आपके 4 प्रोटॉन से 1 ATP जनरेट होता है। तो अगर सपोज NaDH का मॉलिक्यूल आपका आ रहा है, तो NaDH का अगर मॉलिक्यूल आ रहा है आपका, तो 4 प्रोटॉन यहाँ से पंप करेंगे, 1 ATP जनरेटेड। ATP तभी जनरेट होगा जब ये 4 प्रोटॉन आपके ATP सिंथेज के थ्रू वापस आएंगे, और ये जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड पे जहां पे फिर 4 प्रोटॉन है तो दूसरा ATP। लेकिन कॉम्प्लेक्स 4 पे आपके सिर्फ 2 प्रोटॉन है, नेट ट्रांसफर 2 ही प्रोटॉन का होता है, इसलिए 2.5 ATP, जो 2.5 ATP और 3 ATP पढ़ते हो आप, ये रीजन है। तो कॉम्प्लेक्स 4 की जब डिटेल्ड एनालिसिस की गई तो पता लगा ये 2 ही इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन को ट्रांसफर करता है, बेसिकली पंप करता है। तो ये रीजन है 2.5 ATP का। अब अगर हम देखते हैं FADH2 मॉलिक्यूल आ रहा है तो इससे प्रोड्यूस आपका होता है 1.5 ATP। क्यों भाई? कॉम्प्लेक्स 2 इज नॉट पंपिंग एनी प्रोटॉन, तो यहां से कुछ जनरेशन नहीं है। कॉम्प्लेक्स 3 से 4 है तो वहां 1 ATP, यहाँ पे 2 प्रोटॉन है तो हाफ ATP, इसलिए 1.5 ATP। दिस इज द रीजन फॉर द जनरेशन ऑफ 1.5 ATP फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ FADH2। तो ये आपका हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द जो आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3 एंड 4। अब इसके अंदर एक डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंगल मेम्ब्रेन के अंदर 1, 2, 3, 4 ड्रॉ करोगे, वहां पे दिखाओगे, दैट विल बिकम वेरी नाइस इलस्ट्रेशन। मैंने ये समझाने के लिए डिटेल में अलग अलग लिखा हुआ है। अब इसके अंदर हम आते हैं भाई केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पे। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का एक मैट्रिक्स साइड है जिसको एन साइड बोलते हैं, मींस नेगेटिव साइड। एक आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होता है, इसको पी साइड बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव साइड। प्रोटॉन्स यहाँ से मैट्रिक्स की साइड से थ्रू इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर आके आपका इकट्ठे हो जाते हैं, तो ये बन जाता है आपका पी साइड। यहाँ पे बीच में आपका प्रोटॉन पंप है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरियर है। अब जब आप इससे क्या होता है, बेसिकली इससे आपका एक प्रोटॉन मोटिव फोर्स, ये वर्ड आपका आना चाहिए। अब प्रोटॉन मोटिव फोर्स तो ठीक है, बट एक्चुअल में प्रोटॉन मोटिव फोर्स को हाउ यू डिस्क्राइब? इट इज बेसिकली केमिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों टर्म आपके रिटर्न उसमें आने चाहिए, तभी आपका प्रोटॉन मोटिव फोर्स का जो पर्पस है वो सॉल्व होगा। वो बेसिकली काम कैसे करेगा? तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। तो प्रोटॉन्स मूव्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस एंड प्रोटॉन मोटिव फोर्स इज जनरेटेड। एक तो आप ये दिखाओगे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के अंदर। फिर आप FO और F1, तो FO मतलब क्या है? ओलिगोमाइसिन सेंसिटिव, F0 बोलते हैं लोग इसको, बट F0 नहीं है, ये FO है। आप लेनिंजर में देखना। तो ये FO और F1, FO आपकी मेम्ब्रेन के अंदर होती है, F1 आपकी इनसाइड की तरफ होती है। तो इसके बाद जो F1 सब यूनिट है, इसके अंदर फर्दर अल्फा एंड बीटा, अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर नीचे देखेंगे। यहाँ पे ATP का कन्वर्जन होता है, ठीक है। जो ये प्रोटॉन आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर थे, ये क्या करेंगे? FO एंड F1 के FO के थ्रू आएंगे, यहाँ से आएंगे और ऐसे साइड से निकलेंगे। तो FO जो है इसके अंदर C सब यूनिट होती है, वैसे मोटर की तरह होती है, वो ऐसे घूमता है। जब घूमता है तो F1 वाले को भी वो कन्फर्मेशन चेंजेस होते हैं, जिससे आपका ATP का जनरेशन होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन्स फ्रॉम intermembrane space to matrix via FO moves F1 and ATP is generated. ATP synthase also called complex 5, इसको complex 5 भी बोलते हैं, has two distinct component, F1 a peripheral membrane protein and FO, O means oligomycin sensitive, which is integral to the membrane. FO complex composed of A, B, C subunits। जो आपका FO कॉम्प्लेक्स है, F0 जिसको आप
कॉमनली कहते हो, उसके अंदर 3 सब यूनिट है, ए बी एंड सी। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मोटर। अगर तुम कई बार क्वेश्चन में आता है द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूलर मोटर, भाई ये मोटर की तरह होती है और मोटर की तरह घूमती है अंदर मेम्ब्रेन के अंदर। ये आपका है सी सब यूनिट, ये वाला, ये देख रहे हो आप। तो ये बेसिकली सिलिंड्रिकल होता है, यहां से प्रोटॉन आया और ऐसे करके यूं साइड से घूमता है। जब साइड से घूमेगा तो आपने देखा होगा जो आपका वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, टरबाइन जो घूमती है, तो वो उसी मैकेनिज्म पे काम करती है। यहां से जब प्रोटॉन ऐसे करके घूमेगा ना ये, तो इसका ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है ये घूमेगा। घूमेगा तो ये गामा हैंडल लगा हुआ है, ये गामा हैंडल घूमेगा। और अब ये पार्ट है आपके किसके, F1 पार्टिकल के। तो गामा हैंडल है बीच में, और ये गामा हैंडल जब घूमेगा तो ये अल्फा और बीटा सब यूनिट घूमेंगी, और यहीं से बीटा सब यूनिट पे एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये बना देगा एटीपी। ये एन साइड है, मतलब अंदर वाला साइड, मैट्रिक्स वाला साइड। तो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से यहाँ से प्रोटॉन आएंगे इसको घुमाते हुए, और ये पूरे स्ट्रक्चर को घुमाएंगे, जिससे इनकी कॉन्फॉर्मेशन चेंज होगी और आपका एटीपी जनरेट होगा। यहाँ पे B2 है, ये आपका ए सब यूनिट है, ये है आपका डेल्टा सब यूनिट। तो इसके थ्रू क्या होगा, जैसे जैसे ये पास होंगे तो आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन आपका मूव करेगा, और प्रोटॉन मूव करते ही यहां पे आपकी एटीपी जनरेट होती चली जाएगी। अब इसके लिए है बाइंडिंग चेंज मॉडल ऑफ एटीपी सिंथेज। यहां पे आप ध्यान देना, एक है बाइंडिंग चेंज मॉडल ऑफ एटीपी सिंथेज। अब ये क्या है भाई, बीटा सब यूनिट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म। जो आप बीटा वाला देख रहे हो, ये जो बीटा है इसके बेसिकली 3 कन्फॉर्मेशन होते हैं, एक ओपन, एक लूज और एक आपका टाइट, ये कॉन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे देखो थोड़ा स्टोइकियोमेट्री आप सही रखना इसकी, बिल्कुल एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डेंस में होने चाहिए। ये थोड़ा ड्रॉ करने में थोड़ा सा ऐसा हो गया है। एक आपका ओपन कन्फर्मेशन होता है, एक आपका लूज कन्फर्मेशन होता है, एक आपका टाइट कन्फर्मेशन होता है। 3 कन्फर्मेशन होते हैं, और ये क्या करते हैं कि 120 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं। तो आप देखोगे एवरी टर्न जैसे जैसे वो मूव करता है, तो इसमें इन सब यूनिट, ये जो कॉन्फॉर्मेशन है इनके अंदर चेंज आएगा। और जो कॉन्फॉर्मेशन टाइट थी, यहाँ पे आप देखोगे ओपन, ये ओपन वाली यहाँ आ गई, ठीक है। इस तरीके से जैसे जैसे मूव करेगा ना, वैसे वैसे बीटा की कॉन्फॉर्मेशन में चेंज आएगा। तो एटीपी टाइट वाले से जैसे ही एटीपी बन जाएगा, इसकी एफिनिटी कम हो जाएगी और एटीपी यहाँ से बाहर निकल जाएगा। फिर जैसे ही ये आपका ओपन कॉन्फॉर्मेशन में आएगा, फिर जैसी ओपन कॉन्फॉर्मेशन में आता है तुरंत एटीपी बाहर निकलता है, और आपका नया एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड करेगा। बाइंड करने के बाद यहाँ पे फिर आपका एटीपी बनेगा, और इस तरीके से जो आपकी लूज सब यूनिट है वो एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को होल्ड करके रखती है। और टाइट वाली जो कॉन्फॉर्मेशन है, टाइट कॉन्फॉर्मेशन में क्या होता है, वो उनको टाइट करके ज्वाइंट कर देती है और एटीपी आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आपका बाइंडिंग चेंज मॉडल ऑफ एटीपी सिंथेज, इसको हम बोलते हैं रोटेशनल कैटालिसिस। तो 120 डिग्री का रोटेशन होगा, ये तीनों कॉन्फॉर्मेशन रोटेट होती रहती है और आपका एटीपी जनरेट होते रहता है। द कॉन्फॉर्मेशनल चेंज सेंट्रल टू दिस मैकेनिज्म आर ड्राइवन बाई पैसेज ऑफ प्रोटॉन्स थ्रू द FO पोर्शन, सी सब यूनिट के थ्रू आपने देखा था, which move gamma handle and alpha 3 beta 3 spheroid. Change in conformation of beta subunit leads to synthesis of ATP. इतना पार्ट आपको ऐड करना है। अब इसके अंदर सेकंड पार्ट आपका था क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल लिपिड्स। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरेज एंड स्ट्रक्चरल लिपिड्स। तो इसके अंदर मैंने मेजर बुलेट पॉइंट्स रखे हुए हैं, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन है, यू कैन डिस्क्राइब इट वेरी इजीली। फैट्स एंड ऑयल्स आर स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल्स कंटेन 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स एस्ट्रिफाइड टू ग्लिसरॉल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। अब देखो इनके क्या सिग्निफिकेंस है, एनर्जी स्टोरेज, एडिपोज टिश्यूज के अंदर डिपोजिशन है, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। जो ऑर्गेनिज्म आपके
एक्सट्रीम कोल्ड में सर्वाइव कर रहे हैं, वो कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास एक इंसुलेशन है फैट के लेयर की। तो दैट इज बेसिकली ड्यू टू सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोरेज लिपिड्स। अब प्लांट के अंदर अगर आप स्टोरेज लिपिड देखोगे, रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, जो आपका प्लांट का सीड जो जर्मिनेट करता है वो बेसिकली स्टोरेज लिपिड उसके अंदर होता है। और ह्यूमन के अंदर फैटी एसिड से ग्लूकोज नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स जो रिएक्शन करता है वो इरिवर्सिबल है, वो रिवर्सिबल नहीं है। तो इसलिए फैटी एसिड एसिटाइल कोए में कन्वर्ट होते हैं और आपका वो कीटोन बॉडीज में जाएंगे या फिर क्रेब्स साइकिल के अंदर जाएंगे। लेकिन प्लांट के पास ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है जिसके थ्रू वो कन्वर्ट कर पाते हैं। रिक्वायर्ड ड्यूरिंग जर्मिनेशन, तो उनकी जर्मिनेशन में हेल्प करती है। फिर इनका रोल है भाई मेटाबॉलिक रेगुलेशन में। एक आपका वैक्स, जो वैक्स आप देखते हो, वैक्स सर्व्स एज एनर्जी स्टोर्स एंड वाटर रेपेलेंट्स इन प्लैंक्टन एंड फ्री फ्लोटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एट द बॉटम ऑफ फूड चेन फॉर मेरीन एनिमल्स। जो मेरीन वाला फूड चेन है, वैक्स आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। आप देख लो, आप लोगों के पास होता है फैटी एसिड्स, बट यहाँ जो मेरीन ऑर्गेनिज्म है उनके बॉटम पे जो है वहां पे वैक्स आर द चीफ स्टोरेज फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिक फ्यूल। बर्ड्स particularly waterfowl secrete waxes from their preen glands to keep their feathers water repellent। ये फंक्शंस हो गए। अब आ जाओ भाई स्ट्रक्चरल लिपिड्स। स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ बॉडी का पार्ट बनाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन्स हो गया, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स, इन सब के बारे में एक एक लाइन आप लिख दोगे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन गैलेक्टोलिपिड्स एंड सल्फोलिपिड्स। स्फिंगोलिपिड्स, स्फिंगोसिन बैकबोन, स्फिंगोलिपिड एट सेल सरफेस आर साइट्स ऑफ बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन। स्टीरोल्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड बाइलेयर फॉर्मेशन, फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन रेगुलेशन। अब आप देखते हो कुछ एनिमल ऐसे हैं जो कोल्ड रीजन में हैं, कुछ ऐसे हैं जो आपके वार्मर रीजन या नॉर्मल रीजन में हैं। तो वहाँ पे जो कोल्ड है, अगर उसके अंदर फ्लूइडिटी नहीं होगी मेम्ब्रेन में, तो भाई ये ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, सिग्नलिंग कैसे होगी? तो ये आपके स्ट्रक्चरल लिपिड हैं जो फ्लूइडिटी को मेंटेन करते हैं। सिग्नल ट्रांसडक्शन में इनका रोल है। प्रोटीन इंटरेक्शंस में इनका रोल है, प्रोटीन वहीं तो जाके इंटरेक्ट करता है मेम्ब्रेन पे। सेल रिकॉग्निशन में है ग्लाइकोलिपिड्स आपका हो गया। तो ये था भाई पार्ट 3। इसका पार्ट 4 उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये भी मेरे ख्याल से वही है आपका प्लांट स्टोरेज, ये वही पीडीएफ है जो नीचे लगी हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्ट 3 ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर इज कंप्लीटेड।